और देखेंगे, यदि दो या दो से अधिक सेल एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि इनमें से किसी एक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो दूसरे सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा है। सपोज E1 का जो मान है वो ग्रेटर देन E2 है, या E2 का जो मान है वो ग्रेटर देन E1 है। ठीक है। दूसरी बात कि सेल जो जुड़े हुए हैं वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अगर हम एक सेल से देखें तो धारा की दिशा हमारे पास में एक प्राप्त हो रही है, दूसरे सेल से देखें तो उसके विपरीत प्राप्त हो रही है। यानी कि ये विपरीत श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में तो है लेकिन विपरीत श्रेणी क्रम। अब विपरीत श्रेणी क्रम क्या होता है? जब दो सेल इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कि एक सेल का ऋणात्मक सिरा दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ हो तो इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम, सामान्य श्रेणी क्रम। लेकिन एक सेल का ऋणात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से ही जुड़ा हुआ हो, या एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से ही जुड़ा हुआ हो, धनात्मक सिरे से ही जुड़ा हुआ हो, तो इसको अपन कहते हैं विपरीत श्रेणी क्रम। ये धनात्मक सिरे से ही जुड़ा हुआ है, दोनों धनात्मक सिरे आपस में जुड़ गए या दोनों ऋणात्मक सिरे आपस में जुड़ गए, तो इसको हम कहेंगे कि ये सेलों का क्या है, ऐसा संयोजन है जो विपरीत क्रम। अब इसको विपरीत क्रम क्यों कहा है तो ये भी अपने को समझना जरूरी है। देखो, अगर मैं इस परिपथ की बात करता, ये जो परिपथ हमने ऊपर बनाया था और ये जो परिपथ मैं नीचे बना रहा हूं, इन दोनों की हम बात करें तो हम बारी बारी से इसको समझेंगे। ये एक परिपथ है जिसमें ये एक सेल है और ये दूसरा सेल जो है वो पहले सेल के माइनस सिरे से दूसरे सेल का प्लस सिरा जुड़ा हुआ है। ये प्लस सिरा जुड़ गया दूसरे सेल के माइनस सिरे से, ये माइनस सिरे से, और बचा हुआ जो सिरे हैं वो एक प्रतिरोधक से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए इस प्रकार से, ये R से। अब हम सेल से विद्युत धारा की बात करें तो सेल के धनात्मक सिरे से हमेशा विद्युत धारा जो है वो बाहर की ओर निकलती है और ऋणात्मक सिरे में प्रवेश करती है। तो अगर मैं पहले सेल E1 के लिए देखूं तो जो विद्युत धारा है उसकी दिशा इस ओर है, दूसरे सेल के लिए अगर हम देखें तो विद्युत धारा की दिशा इस ओर है, यानी कि इस ओर से प्रवेश कर रही है। तो अगर आप देखोगे तो दोनों सेल के हिसाब से विद्युत धारा जो है वो कुछ इस प्रकार से घूम करके और आ रही है। ठीक है। लेकिन यही सेल अगर इस प्रकार से जुड़े हुए होते, ये माइनस सिरा, ठीक है, तो यहां पर अगर हम इस प्रतिरोध की बात करें तो एक सेल तो कहता भाई विद्युत धारा जो है वो प्लस सिरे से जाती हुई प्रतिरोध में जाएगी, ये प्रतिरोध का ए सिरा है, ये बी सिरा है, तो ए से बी की ओर जाएगी। ये जो E1 सेल है ये तो कह रहा है कि भाई ए से बी की ओर जाएगी, और जो E2 सेल है उसके हिसाब से हम देखें तो प्लस सिरे से विद्युत धारा निकलते हुए बी सिरे से ए सिरे की ओर जाएगी। अब इस प्रतिरोध में E1 सेल के कारण धारा की दिशा ए से बी की ओर आ रही है और E2 सेल के कारण बी से ए की ओर आ रही है, लेकिन किसी भी एक प्रतिरोध में विद्युत धारा की केवल एक ही दिशा हो सकती। अब क्या करें? ऐसी स्थिति जब आती है तो हम ये कहेंगे कि वो सेल जिसका विद्युत वाहक बल ज्यादा है उस सेल के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसका विद्युत वाहक बल कम है उसके कारण प्रवाहित क्यों नहीं होगी, एक सेल के कारण ही प्रवाहित क्यों होगी, दूसरे के कारण प्रवाहित क्यों नहीं होगी? एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जब भी दो या दो से अधिक सेल एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो ये दोनों तीनों चारों सेल मिलकर के एक सेल की भांति कार्य करते हैं। ये सब मिलकर के एक सेल की भांति कार्य कर रहे हैं। तो जब ये दोनों सामान्य श्रेणी क्रम में होते हैं तो इनके विद्युत वाहक बल जुड़ जाते हैं, और जो विद्युत वाहक बल जब जुड़ते हैं तो हमें एक नया सेल प्राप्त होता है। ये सेल ए सिरा है, ये बी सिरा है। ठीक है। नया सेल जो प्राप्त होगा उसका धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल की हम बात करें तो इन दोनों सेलों में से किसी भी एक सेल को आप ध्यान से देखोगे तो इसका धन टर्मिनल ए सिरे से जुड़ा हुआ है, तो ये जो तुल्य सेल है इसका भी धन टर्मिनल वह है वो प्रतिरोध के ए सिरे से ही जुड़ेगा, और जो ऋण टर्मिनल है वो किससे जुड़ेगा, वो बी सिरे से जुड़ेगा। तो दोनों का तुल्य सेल जो है वो इस प्रकार का हमारे पास में बन गया। अब अगर मैं इन्हीं सेलों को विपरीत क्रम में जोड़ूं और अगर मैं इनके ये जो अभी जुड़े हुए हैं इन सेलों के तुल्य विद्युत वाहक बल की बात करूं तो एक का विद्युत वाहक बल अगर E1 है और दूसरे का E2 है तो टोटल हो गया E1 प्लस E2। ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों सेलों को विपरीत क्रम में जोड़ देता हूं, ये विपरीत क्रम में जोड़ दिया, ठीक है, ये विपरीत क्रम में हमने जोड़ दिया,
इनमें से ये सेल E1 है और ये E2 है। मान लीजिए कि E1 का मान ज्यादा है और E2 का मान कम है, तब ऐसी स्थिति में विपरीत क्रम में जब ये जुड़ेंगे तो इनका जो जुड़ने का क्रम है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि E2 सेल का माइनस सिरा E1 सेल के माइनस सिरे से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इस स्थिति में देखूं तो ये जो E1 सेल का प्लस सिरा है ये उच्च विभव पर है, और E2 सेल का जो प्लस सिरा है वो भी उच्च विभव पर होता है। प्लस और माइनस सेल जो सिरे हम बनाते हैं किसी भी सेल के, उनमें से प्लस सिरा हमेशा उच्च विभव पर होता है और माइनस सिरा जो होता है वो हमेशा निम्न विभव पर होता है। ठीक है, तो जो प्लस सिरा है वो उच्च विभव पर है और जो माइनस सिरा है वो निम्न विभव पर है। लेकिन चूंकि E1 सेल ज्यादा बड़ा सेल या ज्यादा मान का या ज्यादा विद्युत वाहक बल का सेल है, तो ये जो E1 सेल का प्लस सिरा है वो ज्यादा उच्च विभव पर होगा, और E2 सेल का जो प्लस सिरा है वो भी उच्च विभव पर होगा, लेकिन E1 सेल के प्लस सिरे की तुलना में कम उच्च विभव पर होगा। जैसे मान लीजिए E1 सेल का प्लस सिरा अगर 10 वोल्ट पर है तो E2 सेल का जो प्लस सिरा है वो 10 वोल्ट से कम, यानी कि मान लीजिए 7 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, किसी ऐसे विभव पर हो सकता है। तो अगर मैं केवल इन दोनों के प्लस सिरों की बात करूं तो एक तरीके से E1 सेल का प्लस सिरा उच्च विभव हो गया, और जो E2 सेल का प्लस सिरा है वो केवल इन दोनों की तुलना करें तो निम्न निम्न विभव हो गया। ये 10 ज्यादा है और 5 कम है, 5 7 3 जो भी हमने मान लिया है वो कम है, तो हमारे लिए एक तरीके से E1 सेल का प्लस सिरा तो प्लस टर्मिनल की तरह काम करेगा और E2 सेल का जो प्लस सिरा है वो माइनस टर्मिनल की तरह काम करना शुरू कर देगा। दूसरी बात कि अगर हम इसका तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना चाहें तो इसका जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो E1 प्लस E2 होने की बजाय E1 माइनस E2 होगा। तुल्य विद्युत वाहक बल E1 माइनस E2 क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत क्रम में जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये जो E1 माइनस E2 है, ये जो E1 माइनस E2 है, ये उस सेल का विद्युत वाहक बल है जो इन दोनों के तुल्य सेल की भांति व्यवहार करेगा। यानी कि अगर मैं इन दोनों को हटा करके एक सेल लगा देता तो उस सेल का प्लस सिरा जो होता वो बड़े सेल के प्लस सिरे की तरफ होता। तो बड़ा सेल कौन था? E1 था। E1 का प्लस सिरा किससे जुड़ा हुआ था? A से, तो ये A से जुड़ गया। और इस तुल्य सेल का माइनस सिरा उस सेल के प्लस सिरे की तरफ होता जो कि छोटा सेल है, यानी E2 सेल के प्लस सिरे की तरफ, यानी कि ये किससे जुड़ा हुआ होता? B से। और हमने अभी भी देखा था कि ये 10 वोल्ट पर है और ये 7 वोल्ट पर है, तो ये उच्च विभव हो गया और ये निम्न विभव हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे अभी भी समझ में नहीं आया कि जब ये सेल ऐसे जुड़े हुए थे तो ये वाला जो सेल है E1 सेल, इस E1 सेल के प्लस सिरे को तो आपने प्लस ही माना है, लेकिन E2 सेल का जो प्लस सिरा है वो माइनस कैसे बन गया? प्लस सिरा माइनस कैसे बन गया? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेलों में ऐसे कोई टर्मिनल नहीं होते प्लस माइनस। प्लस का मतलब उच्च विभव और माइनस का मतलब निम्न विभव। बस ये हमेशा याद रखना, प्लस का मतलब ये नहीं है कि इसका विभव प्लस में होगा और माइनस का विभव माइनस में होगा, नहीं। अगर मान लीजिए एक टर्मिनल का विभव 20 वोल्ट है और दूसरे का विभव 3 वोल्ट है, तो हम कहेंगे ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल, ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। अगर एक टर्मिनल का विभव माइनस का 2 वोल्ट है और एक टर्मिनल का विभव माइनस का 7 वोल्ट है, तो माइनस का 2 वोल्ट ज्यादा होता है, ये प्लस टर्मिनल हो गया। माइनस का 7 वोल्ट कम होता है, ये माइनस टर्मिनल हो गया। तो आप यहां पर देखोगे इन दोनों उदाहरणों में, ऊपर वाले उदाहरण में जो वोल्टता 3 वोल्ट प्लस में थी लेकिन फिर भी हमने उसको माइनस टर्मिनल माना, और नीचे वाले उदाहरण में वोल्टता माइनस का 2 वोल्ट है लेकिन फिर भी हमने इसको प्लस माना है। तो प्लस का मतलब प्लस में वोल्टता होना नहीं है, प्लस का मतलब उच्च विभव है, और माइनस का मतलब माइनस में वोल्टता होना नहीं है, माइनस का मतलब निम्न विभव से है। तो यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब हमारे लिए क्या है? उच्च और निम्न। तो अगर दो सेल एक दूसरे के विपरीत क्रम में जुड़े हुए हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं लेकिन श्रेणी क्रम में विपरीत क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो इनका तुल्य विद्युत वाहक बल होगा E इक्वलेंट, वो होगा उच्च विद्युत वाहक बल के सेल के विद्युत वाहक बल में से
जो निम्न विद्युत वाहक बल वाला सेल है उसका विद्युत वाहक बल घटा दो। अब अगर इसमें से E2 ज्यादा हो और E1 कम हो तो उसको हम लिख देंगे E2 माइनस E1, और अगर E1 ज्यादा है E2 कम है तो E1 माइनस E2। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध में कोई प्लस माइनस नहीं होता, इसलिए प्रतिरोध तो वैसा का वैसे ही रहेगा, R1 प्लस R2। अगर मैं धारा की बात करूं तो धारा हमने निकाली थी, धारा क्या आई थी हमारे पास में, E इक्वलेंट अपॉन R प्लस R इक्वलेंट। यहां पर E इक्वलेंट का मान रख दो, E1 माइनस E2, और अगर E2 बड़ा हो तो E2 माइनस E1। ठीक है, तो ये मान हम रख देते हैं, ये मान हमने यहां पर रख दिया। अभी हमारे पास में हमने माना है कि E1 E2 से बड़ा है, तो I का मान कितना आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा तो I का जो मान है वो हमारे पास में आ जाएगा E1 माइनस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पर V इक्वलेंट की, तो V इक्वलेंट का मान भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे। V इक्वलेंट का मान कितना होगा, V इक्वलेंट यानी कि टर्मिनल वोल्टता का इक्वलेंट, टर्मिनल वोल्टता का जो इक्वलेंट है वो आएगा हमारे पास में E इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। ठीक है। अब देखो यहां पर एक विशेष बात है बच्चों, अब हमारे लिए एक विशेष बात क्या है कि धारा की दिशा क्या होगी, हम धारा की दिशा कैसे पता लगाएं। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, ध्यान से समझना मेरी बात को, हमेशा याद रखो कि अगर आपके पास में दो सेल इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, एक तो ये क्रम हो गया हमारे पास में, ये प्रतिरोध, मैं इसमें सिरा बना देता हूं, ये ए सिरा और ये बी सिरा, और दूसरा क्रम हमारे पास में ये हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना। अब इनमें से मान लीजिए ये सेल है E1 और ये है E2, ये है E1, ये है E2। E1 और E2 में से जो ज्यादा विद्युत वाहक बल वाला सिरा होगा, सेल होगा, विद्युत धारा उसी की वजह से, उसकी वजह से नहीं हम कहेंगे, उसके कारण जिस दिशा में विद्युत धारा बह रही है उसी दिशा में विद्युत धारा बहेगी, क्योंकि उसका प्रभाव ज्यादा होगा। अब E1 के कारण अगर हम पहले चित्र में देखें तो हमेशा विद्युत धारा क्या होगी, प्लस सिरे से बाहर निकलेगी और माइनस सिरे में प्रवेश करेगी, यानी कि ये प्लस सिरे से बाहर निकल गई और माइनस सिरे में प्रवेश कर गई। अब पूरे सर्किट में धारा की दिशा यही होनी चाहिए, ये लूप जो है धारा का वो ऐसा ही बनना चाहिए, ये ऐसा का ऐसा ही बनना चाहिए, यानी कि जो धारा है, ओ सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, यहां पर धारा की दिशा गलत बना दी। पूरे सर्किट में धारा की दिशा ऐसी ही बननी चाहिए, ऐसी बनेगी। तो ये देखिए प्लस सिरे से बाहर निकली है, ये इस तरफ जा रही, पूरे में एक ही दिशा में धारा घूमेगी। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो धारा ऐसे घूम रही है। ठीक है, अब दूसरे सर्किट में देखें, अगर इसमें भी हम कहें कि E1 बड़ा है तो प्लस सिरे से बाहर निकली, ये बाहर निकलते हुए आगे बढ़ी और इस तरीके से प्रवेश कर गई। अब यहां पर आप एक आश्चर्यजनक चीज देख रहे होंगे कि जो छोटा सेल है उसके प्लस सिरे में धारा प्रवेश कर रही है और माइनस सिरे से बाहर निकल रही है, उल्टा हो रहा है। प्लस सिरे में प्रवेश कर रही है, माइनस सिरे में धारा क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, माइनस सिरे से बाहर निकल रही है, उल्टा हो रहा है। एक्चुअल में ये हमको ऐसा दिख रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक ही सेल की तरह काम करेंगे। यानी कि जो सही परिपथ है, जो काम में आने वाला परिपथ है, उस परिपथ के हिसाब से हम देखें तो ये जो सेल है, इस सेल में ये दोनों की जगह एक तरीके से ये ऐसे वर्क कर रहा होता है जैसे एक ही सेल लगा हुआ हो, और वो एक सेल कैसा होगा, बिल्कुल वैसा ही लगा हुआ होगा जैसे कि उच्च विभव वाला, उच्च विद्युत वाहक बल वाला सेल लगा हुआ है। उच्च विद्युत वाहक बल E1 वाला सेल ऊपर वाले परिपथ में इस प्रकार से लगा हुआ था। ये E1 नहीं है, ये कौन है, ये है, इसका विद्युत वाहक बल है E1 माइनस E2। और नीचे वाले परिपथ में भी अगर हम देखें तो नीचे वाले परिपथ में भी दोनों को हटा के एक सेल बांध सकते हो, इसका विद्युत वाहक बल भी E1 माइनस E2। अब आप एक चीज और सोच रहे होंगे कि जो हमने ऊपर वाला सिरा जोड़ा था उसमें दोनों के प्लस प्लस जुड़ रहे थे, नीचे वाले में दोनों के माइनस माइनस जुड़ रहे हैं, तो भी ये E1 माइनस E2 हो रहा है, ऊपर वाले में भी E1 माइनस E2 हो रहा है, तो ये विद्युत वाहक बल दोनों में E1 माइनस E2 क्यों हो रहा है,
जब प्लस प्लस जुड़ रहे हैं आपस में तब भी E1 - E2 लिखा है, माइनस माइनस जुड़ रहे हैं दोनों सेलों के तब भी E1 - E2 लिखा है। तो जैसे प्लस प्लस जुड़ेंगे या माइनस माइनस जुड़ेंगे तो उससे केवल धारा की दिशा चेंज होगी, विद्युत वाहक बल का मान चेंज नहीं होगा। यानी कि आपको ऐसे परिपथ में ये एक तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किसी सेल के प्लस सिरे में प्रवेश कर रही है या माइनस सिरे में बाहर निकल रही है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है जो ज्यादा विद्युत वाहक बल वाला सिरा सेल है उसके प्लस सिरे से विद्युत धारा बाहर निकलनी चाहिए और माइनस सिरे में प्रवेश करनी चाहिए। बाकी सेल के लिए कुछ भी हो उस पर आपको ध्यान देने की उतनी जरूरत नहीं है। दूसरा, पूरे लूप में धारा की दिशा एक ही होनी चाहिए। अब देखिए एक प्रश्न पूछा है अमन देसाई ने, तो सर करंट का फ्लो जरूरी थोड़ी होगा कि राइट टू लेफ्ट हो, लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है ना शायद। राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, अमन मैं अपना माइक ऑफ करके मुझे बताओ कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या था तुम्हारा। क्योंकि मैंने यहाँ दो चित्र बनाए थे इसलिए। अमन अपना माइक ऑन करो, ऑफ करो, क्या सॉरी ऑन करो और ऑन करके बताओ बेटा क्या सर मैं प्रश्न कह रहा पूछना था चाह रहे हो कि तुम। वाला जो है ना डायग्राफ, हाँ हाँ, ऊपर वाला। तो हाँ, इवन इवन ये जो प्लस का है और E2 वो भी प्लस का है। मैं एक मिनट वो इसको मेरे को वापस से समझ। पहले जैसा बना दूं, एक मिनट बेटा, पहले वापस जैसा पहले जैसा बना दूं तो क्या है, सब बच्चों को तुम्हारा प्रश्न भी समझ में आएगा और हो सकता है कोई नई चीज अपने को सीखने को मिले। तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये ऐसा चित्र मैंने बनाया था। ठीक है, ये E1 है, ये E2 है और मैंने कहा था कि इसमें विद्युत धारा माइनस में प्रवेश करेगी, प्लस से बाहर निकलेगी और ये ऐसे होगा। हाँ अब बोलो बेटा। बस सर ये समझ में नहीं आ रहा था कि जैसा आपने बोला था प्लस से निकलेगा और माइनस में प्रवेश करेगा। अच्छा, E2 सेल और में, इसमें E2 सेल में, E2 सेल में उल्टा हो रहा है। तो तुम ये पूछना चाह रहे थे कि क्या E2 सेल में ऐसा उल्टा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यही पूछना चाह रहे थे ना। यस सर, यस सर, यस ठीक है, सर, क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना। यस सर, एक्चुअल में क्या होता है यस बेटा, जब सर, अपन दो या दो से ज्यादा सेल लगाते हैं ना तो वो सारे सेल मिलकर के एक सेल की तरह काम करते हैं। अब देखो होता क्या एक्चुअल में, अपन ने सेल में कह दिया प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा। अरे प्लस सिरा माइनस सिरा कुछ नहीं है, उच्च विभव है और निम्न विभव है। अब देखो होता, मैं इसमें एक चीज और बता देता हूं आपको, हो क्या रहा है। मान लीजिए आपके पास में 3 वोल्टेज है, ठीक है, एक सेल है, उसका जो प्लस सिरा है, ये एक सेल है, ठीक है, ये इसका प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, ये माइनस सिरा है, ये प्लस सिरा है। ठीक है, मान लीजिए कि इसका प्लस सिरा जो है वो 5 वोल्ट पर है, ठीक है, और जो माइनस सिरा है वो 1 वोल्ट पर है सपोज। ठीक है, इस दूसरे सेल का जो प्लस सिरा है, जो प्लस सिरा है वो मान लो कि 2 वोल्ट पर है। ठीक है, या हम इसको प्लस सिरे को भूल जाते हैं थोड़ी सी देर के लिए, केवल हम बीच वाले, अरे मिट जा रहे भाई, बीच वाले भाग की बात करें। ये 1 वोल्ट पर है और दूसरा जो सेल है उसका जो माइनस सिरा है वो मान लो 2 वोल्ट पर है, सपोज ऐसा है। ठीक है, या -1 वोल्ट और -2 वोल्ट पर है। तो अब ये दोनों जब जुड़ गए हैं तो जुड़ने के बाद में इस माइनस सिरे का विभव -1 वोल्ट या दूसरे माइनस सिरे का वो विभव माइनस का 2 वोल्ट या प्लस का 1 वोल्ट या प्लस का 2 वोल्ट नहीं रहा। अब ये दोनों मिलकर के एक कॉमन विभव बना लेंगे अपना। जैसे एक सेल के लिए हम देखें तो एक सेल का एक सिरा मान लो 5 वोल्ट पर है और दूसरा सिरा -5 वोल्ट पर है। ऐसे दूसरे सेल में हमने कहा मान लीजिए कि एक सिरा जो है वो 2 वोल्ट पर है और दूसरा सिरा 1 वोल्ट पर है। तो जैसे ये दोनों माइनस आपस में जुड़ गए, जुड़ने पर ये जो 5 वोल्ट अब ये 5 वोल्ट नहीं रहेगा, ये जो 1 वोल्ट अब ये 1 वोल्ट नहीं रहेगा, ये दोनों मिलकर के अपना एक उभयनिष्ठ विभव बना लेंगे। समझ में आई बात मेरी। ये दोनों क्या करेंगे, मिलकर के अपना एक उभयनिष्ठ विभव बना लेंगे, उभयनिष्ठ विभव बना लेंगे। और वो उभयनिष्ठ विभव कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशंस पर, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे उस पर। तो अब ये माइनस माइनस अलग अलग नहीं रहे, अब ये दोनों मिलकर के एक सिरे हो गए। और माइनस प्लस तो हमने कहा है, एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में क्या है। तो आप इसको अगर ध्यान से देखोगे, मैं अगर इसको सेल बनाऊं तो मैं क्या कहूंगा कि ये देखो, जैसे ये पानी की टंकी है, ठीक है ना, ये दूसरी पानी की टंकी है, ठीक है, ये एक नली है, ये एक नली है जिसमें से पानी आ रहा था, ठीक है, एक पानी आ रहा था। ये दूसरी नली थी जिसमें से पानी निकल रहा था। ये पानी आ रहा है, ये तो हो गई प्लस टर्मिनल,
ठीक है, मान लो इसमें पानी आ रहा है, या इसको हम मान लेते हैं माइनस टर्मिनल। विद्युत धारा के हिसाब से अगर अपन देखें तो ये जिसमें से पानी आ रहा है उसको अपन मान लेते हैं माइनस टर्मिनल। माइनस टर्मिनल, माइनस मानो चाहे प्लस मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, एक में पानी आ रहा है और दूसरे में पानी जा रहा है। ठीक है, ये इसको हमने मान लिया, जिसमें से पानी जा रहा है वो प्लस टर्मिनल हो गया, जिसमें पानी आ रहा है वो माइनस टर्मिनल हो गया। ऐसे ही मैं दूसरे में बना लेता हूं, इसमें से पानी जा रहा है, ठीक है, जिसमें जा रहा है, जिसमें से बाहर जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्लस टर्मिनल। जिसमें पानी आ रहा है उसको हमने क्या माना है, ये पानी आ रहा है, इसको माइनस टर्मिनल। अब इन दोनों सिरों को अगर आपस में जोड़ दो तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई इसमें से अब भी पानी आता रहेगा और इसमें से जाता रहेगा, तो बीच में कहां इकट्ठा होगा। अब क्या होगा इस पूरी नली में, या तो पानी इधर से इधर जाएगा, या तो टंकी सेकंड से फर्स्ट की दिशा में जाएगा, या फर्स्ट से सेकंड की दिशा में जाएगा। अब पहले जैसा नहीं हो सकता कि दोनों से ही, इन दोनों नलियों से ही पानी बाहर निकले। समझ में आई मेरी बात की नहीं है? ये पहले इस नली से भी बाहर निकल रहा था और इधर वाली नली से भी बाहर निकल रहा था, दोनों में अगर अपन देखें तो टंकी से बाहर निकल रहा था, लेकिन जब अपन इन दोनों को जोड़ देंगे तो अब क्या दोनों में से बाहर निकलने की दिशा में होगा, नहीं, अब दोनों में से किसी एक में पानी की दिशा चेंज हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को? ऐसा ही सेल में हो रहा है, ऐसा ही सेल में हो रहा है कि इनका एक कॉमन विभव हो गया है। तो मेरे हिसाब से ये चीज अब आपके समझ में आ गई होगी। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो लास्ट क्लास में कुछ जरूरी काम आ जाने की वजह से छूट गया था। आगे हम चलते हैं अब सेलों का पासर क्रम संयोजन। पासर क्रम संयोजन या सेलों का समांतर क्रम संयोजन भी इसको हम कहते हैं। ऐसा संयोजन है जिसमें एक्चुअल में तो देखो ये ऐसे जुड़ा होता है, ये एक सेल का प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ये दूसरे सेल का प्लस सिरा माइनस सिरा, ये तीसरे सेल का प्लस सिरा माइनस सिरा, सारे सेलों के माइनस सिरे आपस में और प्लस सिरे आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इन सब से एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, क्योंकि सेलों का विद्युत वाहक कहीं ना कहीं तो काम आएगा। ठीक है, तो ये जो संयोजन है ये कहलाता है हमारा सेलों का पासर क्रम या श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनल एक बिंदु पर और ऋणात्मक टर्मिनल एक बिंदु पर जुड़े होते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात कि यहां पर भी ऐसा हो सकता है, संभव है कि एक सेल उल्टा जुड़ा हुआ हो, माइनस और प्लस, यहां पर भी ऐसा संभव है कि एक सेल उल्टा जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो जब ये उल्टा जुड़ा हुआ होगा तो क्या होगा वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम जो सामान्य संयोजन है उसी की बात करेंगे, इसलिए मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। और सामान्य संयोजन में हम क्या मानेंगे कि सभी सेलों के प्लस टर्मिनल एक तरफ और माइनस टर्मिनल एक तरफ जुड़े हैं। अब देखो ये जो सेल है, हम ये सब जानते हैं कि सेल के अंदर एक उस सेल का खुद का भी प्रतिरोध होता है, जिसको हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। वो होता तो अंदर है, लेकिन संकेत के रूप में हम उसको कहां बनाते हैं, बाहर बनाते हैं। तो ये जो प्रतिरोध है ये है तो सेल के अंदर, लेकिन सांकेतिक रूप से हम इसको कहां बना रहे हैं, बाहर बना रहे हैं। सांकेतिक रूप से हमने इसको यहां बनाया है एक्चुअल में, लेकिन ये है कहां पर, सेल के अंदर है। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है, तो ए टर्मिनल से सेल का प्लस सिरा जुड़ा हुआ है और बी टर्मिनल से ये आंतरिक प्रतिरोध का सिरा नहीं जुड़ा हुआ है, सेल का माइनस टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ, ये सेल के अंदर है, हमने सांकेतिक रूप से इसको बाहर बना दिया। अब जो पहला सेल है उसका विद्युत वाहक बल मान लीजिए E1 है, दूसरे का E2 है, तीसरे का E3 है, और जो पहला सेल है उसका जो प्रतिरोध है वो है R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3। ये तीन सेल जुड़े हुए हैं श्रेणी पासर क्रम में। पासर क्रम का जो नियम मैं ज्ञात करना चाहता हूं वो तीन सेलों से अगर मैं ज्ञात करूंगा तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा समीकरण, इसलिए हम दो सेलों से ज्ञात करेंगे और उसी को फिर हम आगे एक्सटेंड करेंगे। तो हम मान लेते हैं ये दो सेल है हमारे पास में, एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, इसके सिरों पर जो टर्मिनल वोल्टा है वो टर्मिनल वोल्टा, इसके सिरों पर जो टर्मिनल वोल्टा है उस टर्मिनल वोल्टा का मान है V1 या V मान लेते हैं। ठीक है, ये दोनों हमने जोड़ दिए और ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये प्रतिरोध हो गया R, ध्यान से आप देखोगे तो पहला जो सेल है और दूसरा जो सेल है, ठीक है, इस दूसरे सेल पहले सेल इन सब की बात करो तो ये सिरा A है, ये सिरा B है। मुझे पहले तो ये बताओ कि पहले सेल का प्लस टर्मिनल
अगर आप ध्यान से देखोगे तो किससे जुड़ा हुआ है ये प्लस टर्मिनल? ये प्लस टर्मिनल जुड़ा हुआ है ए सिरे से, और जो माइनस टर्मिनल है वो किससे जुड़ा हुआ है? बी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे सेल के लिए प्लस टर्मिनल की बात करें तो वो भी ए से जुड़ा हुआ है। देखो यूं जाकर के जुड़ा हुआ है, तार लंबा छोटा हो सकता है लेकिन जुड़ा हुआ तो ए से ही। और जो माइनस टर्मिनल है वो बी से जुड़ा हुआ है। और ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का भी एक सिरा ए से और दूसरा सिरा बी से जुड़ा हुआ है। यानी कि प्रतिरोध और दोनों सेल, प्रतिरोध और दोनों सेल, ये तीनों ही एक दूसरे के समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में विभवांतर सिरों पर बराबर होता है। यानी इस सेल के सिरों पर विभवांतर, पहले सेल के सिरों पर विभवांतर, दूसरे सेल के सिरों पर विभवांतर और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, ये तीनों बराबर आएंगे। ठीक है, तीनों बराबर आएंगे। अब एक और खास बात कि मान लीजिए पहले सेल से जो धारा निकल रही है, ठीक है, वो है I1 धारा निकली पहले सेल के प्लस सिरे से और माइनस में इतनी ही धारा प्रवेश करेगी। दूसरे सेल के प्लस सिरे से I2 धारा निकली, यहां से I1 धारा आई इस तरफ, यहां से I2 धारा आई इस तरफ, और इस बिंदु पर जाकर के दोनों जुड़ करके और इस प्रतिरोध में चली गई। यानी यहां पर कितनी धारा हो गई? I1 प्लस I2। ये I1 धारा नीचे क्यों नहीं गई? क्योंकि एक तार में धारा की दिशा एक ही हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो प्रतिरोध है इसमें कितनी धारा जा रही है? I1 जो पहले सेल से वो भी धारा प्रतिरोध में जा रही है और दूसरे सेल से धारा है वो भी इस प्रतिरोध में जा रही है। तो पहले सेल की धारा I1 हो गई, दूसरे सेल की धारा हो गई I2। अब अगर आपको याद हो तो जब हमने प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में दोनों प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा बराबर होती थी और वोल्टता अलग अलग होती थी। तो हम क्या करते थे? वोल्टता को निकाल करके जोड़ देते थे। और जो पार्श्व क्रम संयोजन था उसमें हम कहते थे धारा अलग अलग है तो दोनों प्रतिरोधकों की धारा निकाल करके जोड़ देते थे। यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। देवेंद्र शर्मा, अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहां पर ये पहला सेल है, इससे I1 धारा निकली, ये दूसरा सेल है, इससे I2 धारा निकली, और ये दोनों इस बिंदु पर आकर के इकट्ठी हो गई, इस बिंदु पर आकर इकट्ठी होकर यहां से ये दोनों मिल गई, यानी कि I बराबर कितना हो गया? I1 प्लस I2। तो अब हमारा उद्देश्य क्या है? I1 और I2 के मान ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास में जो सूत्र है उस सूत्र से हम चलेंगे। हम सब जानते हैं हमारे पास में विद्युत धारा, हमारे पास में जो सूत्र है वो है V बराबर E माइनस आई आर। और इस सूत्र को अगर मैं पहले सेल के लिए काम में लूं तो मैं कहूंगा V बराबर E1 I1 R1। दूसरे सेल के लिए भी हम देखेंगे, लेकिन आप यहां पर एक खास बात देख रहे होंगे कि मैंने E के आगे 1 लगाया, I के आगे 1 लगाया, R के आगे 1 लगाया, V के आगे 1 नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये पार्श्व क्रम में है, सब में वोल्टता बराबर होगी, और बराबर होगी तो एक जैसे मान आएंगे। एक जैसे मान आएंगे तो अलग अलग बोलने की जरूरत ही नहीं, V1 V2 V3 बोलने की जरूरत ही नहीं है। सेल का विद्युत वाहक बल अलग अलग है, इसलिए एक को E1 कहेंगे तो दूसरे को E2 कहेंगे। आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग है, इसलिए एक को R1 कहेंगे दूसरे को R2 कहेंगे। धारा अलग अलग है, इसलिए एक को I1 कहेंगे दूसरे को I2 कहेंगे। तो अगर मैं यहां से इस I1 R1 को लेफ्ट में और V को राइट में लेके आऊं तो हमारे पास में आ जाएगा I1 R1 बराबर E1 माइनस V। बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना है, इसमें थोड़ा सा गणित ज्यादा है इसलिए, और आप बायोलॉजी के बच्चे हो पर आप सक्षम हो, मुझे पता है। I1 बराबर E1 माइनस V अपॉन R1, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। समझ में आया बच्चों कैसा है ये समीकरण? हाँ सर, इधर उधर पक्षांतर करके। ठीक है, अब अगर ऐसे में दूसरे सेल के लिए लिखना चाहूं तो दूसरे सेल के लिए हम टर्मिनल वोल्टता लिखेंगे V बराबर E2 माइनस I R2। आप यहाँ I2 R2, यहां पर देखो जो पहले सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता लिखी मैंने उतनी टर्मिनल वोल्टता मैंने दूसरे सेल के लिए लिखी। क्यों? क्योंकि पहले सेल और दूसरे सेल के दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं और ये पार्श्व क्रम और पार्श्व क्रम में सेल के सिरों पर विभव बराबर होता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे जब विभव बराबर होता है तो विद्युत वाहक बल बराबर क्यों नहीं हुआ? टर्मिनल वोल्टता ही बराबर क्यों है? विद्युत वाहक बल भी तो विभवांतर होता है सेल का। कोई बता सकता है मेरे को कि विद्युत वाहक बल बराबर क्यों नहीं हुआ, टर्मिनल वोल्टता ही बराबर क्यों हुई?
सर क्योंकि वो खुले परिपथ में होता है। वेरी गुड। अगर ये खुले परिपथ में होते, ठीक है, खुले परिपथ में होते और पासर क्रम में जोड़ देते, तो पासर क्रम में जोड़ने पर क्या कभी ये खुला परिपथ रह पाता? हम कहेंगे कभी भी नहीं। धारा प्रवाहित हो रही, और जब धारा प्रवाहित हो रही होती है तो सेलों के सिरों का जो विभवांतर होता है वो कहलाता है टर्मिनल। खुले परिपथ में सेल एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते। अरे अगर खुला परिपथ होगा तो सेल पासर क्रम में आपस में जुड़ पाएंगे क्या? जुड़ ही गए तो खुला परिपथ कैसे हुआ? यानी कि खुले परिपथ में सेल कभी भी जुड़ नहीं पाते हैं पासर क्रम में, इसलिए विद्युत वाहक बल बराबर पासर क्रम के कारण तो नहीं हो सकता। इत्तेफाक से दोनों का विद्युत वाहक बल बराबर, वो बात अलग है कि दोनों ही सेल में 2-2 वोल्ट के लेके आया, है ना, लेकिन पासर क्रम में जुड़ने के कारण विद्युत वाहक बल कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। केवल टर्मिनल वोल्टता ही बराबर हो सकती है, क्योंकि पासर क्रम में जुड़ने पर यह बंद परिपथ बन जाता है जिससे धारा बहती है, और जब भी धारा बहती है तो सेल के सिरों का विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। शिवम, अगर स्क्रीन नहीं आ रही तो बेटा एक बार ज्वाइन कर लो, स्क्रीन आ जाएगी। अब अगर मैं यहां से पहले की तरह आई का मान निकालना चाहूं तो देखते, ये जो आई टू आर टू, इसको लेफ्ट में ले जाते हैं और वी को राइट में ले जाते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा आई टू आर टू बराबर ई टू माइनस वी। तो आई टू बराबर आपके पास में हो गया ई टू माइनस वी अपॉन आर टू। तो ये हमने यहां पर क्या कर लिया, एक तो I1 का मान निकाल लिया, एक हमने निकाल लिया I2 का मान। I1 और I2 का मान निकाल लिया हमने, 2 मान हमने निकाल लिए। इन दोनों मानों को हम यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं एक बार। पहले सेलों के सिरों पर विभवांतर टर्मिनल वोल्ट V बराबर E1 माइनस IR1। IR1 को लेफ्ट में ले आए, V को राइट में ले गए, तो हो गया IR1 बराबर E1 माइनस V। R1 को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो हो जाएगा I1 बराबर E1V अपॉन R1। इसको अगर आप सेपरेट करना चाहो तो सेपरेट भी कर सकते हो, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 हो जाएगा, तो I1 बराबर हो जाएगा E1 अपॉन R1। ये समीकरण एक। अगर हम दूसरे सेल के लिए निकालना चाहें तो हमारे सेल के लिए आ जाएगा V बराबर E2 I2 R2, दोनों की टर्मिनल वोल्टता बराबर है क्योंकि दोनों ही पास अनुक्रम में है। I2 R2 बराबर E2 माइनस V, पक्षांतरण कर दिया हमने, I2 V R2 को तो लेफ्ट में लेके चले गए और जो V है उसको राइट में लेके चले गए। यहां से I2 को अगर हम दूसरी ओर R2 को दूसरी तरफ लेके जाए तो I2 बराबर आ जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2। समीकरण में यहां पर भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो I2 बराबर हो जाएगा E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अब अगर मुझे कुल विद्युत धारा निकालनी है, कुल विद्युत धारा निकालनी है, तो कुल विद्युत धारा कितनी होगी? कुल विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। तो कुल विद्युत धारा I1 प्लस I2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I1 और I2 का मान रख देते हैं। I1 का मान कितना है? E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, ये तो हो गया पहला I1 का मान, प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। हम क्या करेंगे, यहां से E के पदों को एक साथ लिख लेते हैं और V के पदों को एक साथ लिख लेते हैं, कोष्टक को खोल के, तो ये हो जाएगा I बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक है, और ये जो V अपॉन R1 और V अपॉन R2 है, इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है और V कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आप इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप, चलो इसको अपन मिटा देते हैं। पहले दोनों पदों को एक साथ लिख लो, ये माइनस कॉमन, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। अब दोनों में से V को कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये मान हमने यहाँ पर निकाले। अभी इसी में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या है कि मोबाइल की स्क्रीन जो है उतनी बड़ी नहीं होती है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े स्टेप लूंगा, उनको रिवाइज करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं कहेंगे लेकिन लेंथी है, इसलिए आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ये देखो I बराबर I1 प्लस I2 है हमारे पास में, I बराबर I1 प्लस I2 जो हमारे पास में आ रहा है, उसमें हम I1 का मान रख देते हैं E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। E वाले पदों को एक साथ ले लिया, V वाले पदों को एक साथ ले लिया, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 हो गया, और V वाले पदों में माइनस और V को कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास में समीकरण आई हुई है, इस समीकरण में हम I बराबर
जो ई वाला भाग है उसमें भी हम एलसीएम लेंगे और जो वी वाला भाग है उसमें भी हम एलसीएम लेंगे। तो ई वाले भाग में हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया? जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया एलसीएम में तो दोनों संख्याओं के हरों को गुणा कर दो। तो R1 और R2 को गुणा कर दिया। अब देखो इसमें भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। दोनों को गुणा कर दिया R1 R2 को। अब इस R1 R2 को गुणा करके पहली संख्या जो हमारे पास में वो क्या है? E1 अपॉन R1 है। E1 अपॉन R1 का जो हर है वो क्या है? बताओ तो क्या है? R1। तो आपको R1 का भाग देना है, या R1 का भाग दे दिया। क्या बच गया आपके पास में? R2 बच गया। ये जो R2 है इसको पहली संख्या के अंश E1 से गुणा कर दो। तो हमारे पास में क्या आ गया? E1 R2, ठीक है, प्लस ऐसा ही दूसरे वाले में भी करो। दूसरे वाले में हम क्या करेंगे? दूसरे वाले में R2 का भाग देंगे। ये R2 का भाग दे दिया, तो अब R2 से R2 कट जाएगा, बचेगा R1, और R1 को E2 से गुणा कर देंगे तो जाएगा E2 R1। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में पहले कोष्टक का सॉल्यूशन कर लिया हमने। अब ऐसे हम दूसरे कोष्टक का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, ये पहले कोष्टक का सॉल्यूशन। दूसरे कोष्टक में माइनस वी तो बाहर है ही, ये R1 R2 आ गया हमारे पास में एलसीएम। R1 R2 में पहली राशि 1 अपॉन R1 के हर R1 का भाग दे दिया, R1 से R1 कट गया, बचा क्या? R2। इस R2 को 1 से गुणा कर दिया तो हो गया R2। ठीक है, प्लस फिर R2 का भाग दिया तो R2 से R2 कट जाएगा, बचेगा क्या? R1। इस R1 को 1 से गुणा कर दिया तो हो गया R1। तो ये हमारे पास में आ गया R2 प्लस R1। इस R2 प्लस R1 को आप R1 प्लस R2 भी लिख सकते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने इसको गलती से लिख दिया है ऐसे, एक मिनट, यहां पर R1 प्लस R2 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि R2 प्लस R1 और R1 प्लस R2 बराबर होता है। ठीक है, अब हमारे पास में एक समीकरण आ गया है। इस समीकरण को मैं थोड़ा सा सही तरीके से लिख देता हूं, क्योंकि ये जो है आपस में सही तरीके से लिखने नहीं होने के कारण स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। तो हमारे पास में क्या है? देखो, एक तो आया हमारे पास में I बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। एक पद तो ये आया। दूसरा पद आया आपके पास में माइनस का V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, अब देखो ये जो पूरी की पूरी समीकरण है, इस पूरी की पूरी समीकरण को मैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या आएगा हमारे पास में? लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो लेफ्ट में आपके पास में क्या था? आपके पास में लेफ्ट में था I, इन I था तो I से गुणा किया तो देखो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो आ गया लेफ्ट में। राइट में क्या था? राइट में आपके पास में पहला पद था E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ठीक है, इसको किससे गुणा किया हमने? इसको गुणा किया हमने R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से, तो देखो R1 R2 कट गया आपस में। दूसरा पद माइनस V, यहां पर हमारे पास में क्या था? R1 प्लस R2 था अपॉन R1 R2 था, ये तो पहले से था, और इसको गुणा किससे किया हमने? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों गुणा किया। तो देखो R1 R2 से R1 R2 कट गया, R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कट गया। ठीक है, तो हमारे पास में जो ये हमने किया है, इसमें हमने क्या किया? लेफ्ट और राइट में सभी पदों को R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि आप यहां पर सबसे ऊपर वाली लाइन में जो समीकरण लिखी गई है उस समीकरण में देख सकते हो। यहां पर भी हमने ये किया, ये देखो। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2, R1 R2 से R1 R2, यहाँ R1 R2 से R1 R2 कट गया। जो बचा हुआ है उसको हम देख लेते हैं क्या बचा हुआ है। तो हमारे पास में लेफ्ट में तो वो का वही बच गया जो पहले से था, क्योंकि कुछ कटा ही नहीं। लेफ्ट में बच गया आपके पास में I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, राइट में क्या बच गया आपके पास में? राइट में आपके पास में बच गया ये जो पहला पद है, इसमें पहले पद में ऊपर तो आपके पास में बचा है E1 R2 प्लस E2
R1 और नीचे आपके पास में बचा है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 माइनस जो दूसरा पद है उसमें आपके पास में ओनली V बचा हुआ है, माइनस का V। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो V है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे और ये जो I R वाला पद है इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, यानी V को हम लेके जाएंगे लेफ्ट में और I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इसको हम लेके आएंगे राइट में। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं इसको। देखो हमारे पास में क्या आएगा, समीकरण हमारे सामने है, हमने केवल क्या किया, अभी जो कट रहा था उसको काट दिया है और जो बच रहा था उसको हमने लिख दिया है। ये देखो यहाँ पर जो कट रहा था उसको हमने काट दिया, जो बच रहा है उसको हम लिखते हैं। V को अगर हम लेफ्ट में लेके जाएं और I R1 प्लस R2 R1 R2 अपन R1 प्लस R2 को राइट में लेके आए तो क्या आ जाएगा, V बराबर पहला पद E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू माइनस का I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब देखो एक इक्वेशन होती है, अगर मैं इन दोनों सेलों को हटा करके, ये एक सेल था ये दूसरा सेल था, तुल्य निकालने का मतलब क्या है, इन दोनों को हटा के हम क्या करेंगे, एक सेल लगा देंगे। तो इन दोनों को मैंने हटा देता हूं और हटा करके मैं क्या करता हूं, एक सेल लगा देता हूं। ये मैंने दोनों को हटा दिया और दोनों को हटा करके मैंने क्या कर दिया, एक सेल लगा दिया, ये एक सेल लगा दिया। ठीक है, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसको हम कह देते हैं ई इक्वलेंट, जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको कहते हैं आर इक्वलेंट, यानी तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, दोनों का तुलनात्मक जो भी मान हमारे पास में आएगा। और जो टर्मिनल वोल्ट था उसको हम कह देते हैं वी। टर्मिनल वोल्ट था, मैंने वी इक्वलेंट भी लिख सकता हूं और वी भी लिख सकता हूं। ठीक है, वी इक्वलेंट लिख दी। वी भी क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि पार्श्व क्रम में विभवांतर बराबर होता है और तुल्य जो भी हम लगाते हैं, प्रतिरोध लगा रहे हैं या सेल लगा रहे हैं, उसकी टर्मिनल वोल्टता भी उतनी आती है जितनी की प्रत्येक की है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तुल्य सेल के लिए, यानी इन दोनों सेलों को मिलाकर के जो एक सेल बन रहा है उसके लिए इक्वेशन लिखना चाहते, तो इक्वेशन क्या होती, V इक्वलेंट बराबर E इक्वलेंट माइनस I इंटू R इक्वलेंट। आप इस पूरे समीकरण की तुलना करो, तुलना करोगे तो देखो क्या है, V इक्वलेंट की जगह कौन है, V है। दोनों समीकरणों की तुलना कर रहे हैं हम, इन दोनों समीकरणों की। तो V इक्वलेंट की जगह V है, I की जगह I है, माइनस की जगह माइनस है, E इक्वलेंट की जगह ये वाला पद है E1 R2 प्लस E2 R1 R1 प्लस R2, और R इक्वलेंट की जगह ये वाला पद है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो दोनों समीकरणों की हम यहाँ तुलना करना चाहते हैं और दोनों के समीकरणों की तुलना करके और हम कुछ मान यहाँ पर निकालेंगे। ये दोनों समीकरण आप देख रहे होंगे, पहला समीकरण तो हमारे पास में ये हो गया और दूसरा समीकरण हमारा ये हो गया। दोनों की तुलना करते हैं, तो तुलना करने पर हमारे पास में क्या आएगा, देखो V इक्वलेंट बराबर आ जाएगा V, पहला पद तो हमारे पास में आ गया V इक्वलेंट बराबर V। दूसरा पद हमारे पास में ये जो I है इसकी जगह I ही आ रहा है, तो I बराबर I है, I बराबर I लिखने की जरूरत नहीं। और ये जो I हमारे पास में आया था कितना आया था, I1 प्लस I2, तो I का मान I1 प्लस I2 है। फिर तीसरी चीज आप यहां पर देखोगे कि अगर मैं इस R की तुलना करूं तो इस R के स्थान पर ऊपर वाले समीकरण में कौन है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहां पर हम तुलना कर लेते हैं, तुलना से हमारे पास में R इक्वलेंट का मान क्या आ जाएगा, R इक्वलेंट इस वाली समीकरण में R इक्वलेंट और इस समीकरण में R इक्वलेंट की जगह कौन है, बताओ मुझे, आपको दिख रहा होगा, बताओ कौन है, बोल के बताओ। सर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वेरी गुड, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R2। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये करना क्या चाह रहे हैं सर। देखो हम अल्टीमेटली क्या करना चाहते हैं, ये सब समीकरणों को इस प्रकार से रीअरेंज करना चाहते हैं कि हम जितने भी सेल लगाए उन सब सेलों से जो एक सेल बन रहा है वो सारे सेल एक सेल की तरह काम कर रहे हैं, उस सेल का टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी ये निकालना चाहते हैं, उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा ये निकालना चाहते हैं, उस सेल से कितनी धारा बहेगी ये निकालना चाहते हैं, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा ये निकालना चाहते हैं। तो विद्युत वाहक बल तो कितना होगा, जितना टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी जितनी एक सेल की होगी, ये हमने निकाल लिया। धारा कितनी होगी, दोनों सेलों की धारा को जोड़ दो तो उस तुल्य सेल की धारा आ जाएगी।
अब हमें दो चीजें और निकालनी, उस तुल्य सेल का आंतरिक प्रतिरोध और उस तुल्य सेल का विद्युत वाहक बल। तो तुल्य सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ये रहा हमारे सामने। अब देखो इस समीकरण में अगर मैं यहां ध्यान से देखो तो ये आर इक्वलेंट है, एक्चुअल में इसको हम लिख सकते हैं आर इक्वलेंट बटा 1 लिख सकते हैं क्या? 1 से भाग देने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या बच्चों? कोई फर्क नहीं भाई पड़ेगा सर। आंसर दिया करो, जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब दोनों पदों को उल्टा कर दो, उल्टा कर देते हैं तो देखो लेफ्ट में तो आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन आर इक्वलेंट और राइट में क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 अपॉन अपॉन R1 R1 R2 R1 R2। एक्चुअल में उल्टा करने का मतलब क्या होता है, हमने क्रॉस इसको स्थानांतरण कर दिया, आर इक्वलेंट को नीचे ले गए, 1 को ऊपर ले गए, और ऐसे ही इस R1 R2 को नीचे ले आए और R1 प्लस R2 को ऊपर लेके चले गए। ठीक है, अब हमारे पास में लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में तो है 1 अपॉन आर इक्वलेंट बराबर, राइट में क्या है, ये जो राइट में इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, पहली संख्या का पहला अंश बटा टोटल हर प्लस R2 बटा R1 इंटू R2। कैसे आए ये आपको ध्यान है ना? देखो हम सब जानते हैं कि अगर आपके पास में लिखा हुआ हो x प्लस वाई बटा 2 तो इसको अपन लिख सकते हैं x बटा 2 प्लस y बटा 2। तो ऐसे ही हमने R1 प्लस R2 बटा R1 R2 को इस तरीके से लिख दिया, R1 बटा R1 प्लस R2। 2 की जगह तो R1 प्लस R2 और x की जगह R1 है, ऐसे ही y की जगह R2 है और 2 की जगह R1 प्लस R2। अब जो कट रहा है उसको काट दो, तो देखो R1 से R1 कट गया और इधर R2 से R2 कट गया। क्या बच गया आपके पास में? आपके पास जो बचा हुआ है उसको हम लिख देते हैं। तो हमारे पास में लेफ्ट में तो बचा हुआ है 1 अपॉन, लेफ्ट में तो क्या बचा हुआ हमारे पास में 1 अपॉन आर इक्वलेंट, और राइट में क्या बचा है, पहला पद बच गया, ऊपर तो 1 और नीचे बच गया R2। ठीक है, और ऐसे ही दूसरी तरफ पहला ऊपर तो बच गया 1 और नीचे बच गया R1। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन आर इक्वलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1 आ रहा है, तो इनका जो क्रम है वो चेंज किया जा सकता है, चिन्ह सहित क्रम चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये तो 2 सेल थे तो उससे हमारे पास में ये आया, अगर 3 सेल होते तो क्या आता, हम कहते भाई 3 सेल होते तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R3 R3 आ जाता। 4 होते तो प्लस 1 अपॉन R4 हो जाता, और n होते तो एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन Rn आ जाता। Rn। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, ये हमारे पास में इक्वलेंट आंतरिक प्रतिरोध यानी तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र भी आ गया। हमने 3 चीजें निकाल ली है, तुल्य टर्मिनल वोल्टता निकाल ली, तुल्य धारा निकाल ली, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकाल लिया। अब हमारा क्या काम है, अब हमारा काम है तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना। तो फिर से हम पीछे चलेंगे, फिर से हम कहेंगे तुलना करो इस समीकरण की और इस समीकरण की। V बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और V इक्वलेंट बराबर E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट की तुलना करनी है। ये 2 समीकरणें जो आपके पास में लिखी गई हैं, इन दोनों की हम तुलना कर लेते हैं। तो जो पहली समीकरण आप देख रहे हो, जो दूसरी समीकरण देख रहे हो, उसमें E इक्वलेंट है, और जो पहली समीकरण है उसमें E इक्वलेंट की जगह क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देख के बताओ, बताओ E इक्वलेंट के स्थान पर क्या है, यहां पर तुलनात्मक अध्ययन करके बताओ मुझे कि E इक्वलेंट के स्थान पर इस समीकरण में कौन है। सर कौन सी ऊपर वाली समीकरण में E1 R2 हाँ, ऊपर प्लस वाली E1 R2 प्लस R1 E2 अपॉन R1 प्लस E2 R2। R1। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा दोनों ने, अल्केश ने भी सही कहा और रामाकिशन ने भी सही कहा कि हमारे पास में समीकरण में क्या है, E इक्वलेंट बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, R2। अब देखो यहां पर क्या है कि इससे, इस समीकरण से मैं पूरी तरह से मान ज्ञात नहीं कर पाऊंगा। मैं एक ऐसा रिदम बनाना चाहता हूं जो n सेल के लिए भी बन सके। हालांकि ये यहीं पे खत्म हो गया है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर n सेल के लिए लिखना चाहता तो थोड़ी दिक्कत हो जाती। जैसे यहाँ तो अब 2 ही सेल है, तो आपको पता चल रहा है कि 1 के साथ में 2 लिख दिया और 2 के साथ में 1 लिख दिया, काम हो गया। 3 होते तो 1 के साथ में 2 लिखते कि 3 लिखते। अगर 3 सेल होते तो E1 के साथ में मैं R2 लिखता या R3 लिखता, ये कंफ्यूजन हो जाता। तो मैं इसको ऐसे समीकरण में बदलना चाहता हूं जो समीकरण हमारे लिए क्या हो,
एक ऐसा समीकरण बन जाए जो हमारे पास में सब जगह काम आए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो समीकरण हमारे पास में लिखा है अभी अभी हमने, E इक्वलेंट बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, इस पूरे समीकरण को मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ R1 R2 से गुणा कर देता हूं, ऊपर भी गुणा कर देता हूं, नीचे भी। सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने पर समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो लेफ्ट में तो E इक्वलेंट ही है, ठीक है, और राइट में क्या आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास में R1 R2 अपॉन R1 R2, ऊपर भी R1 R2 से गुणा कर दिया और नीचे भी। ये वाला जो R1 R2 है इसको अंदर ले जाओ और R1 प्लस R2 इसको बाहर ले आओ। कर सकते हैं अपन ऐसा, गुणा में 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2 बराबर होते हैं, तो ऐसा हम यहां पर करने वाले हैं। तो देखो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा E इक्वलेंट बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ये R1 R2 अंदर आ गया। अब जो बचा हुआ है उसको यहां इस जगह जगह नहीं है, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। क्या बचा है, ऊपर तो बचा है R1 R2 और नीचे बचा हुआ है आपके पास में R1 प्लस R2, यही बचा हुआ है बच्चों। ये दोनों कोष्टक आपस में गुणा हो जाएंगे इस तरीके से, जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं यहाँ पे पीडीएफ में भी बता देता हूँ। देखो पीडीएफ में भी हमने क्या किया है, देखो दोनों की तुलना की हमने, तो तुलना करने पर हमारे पास में क्या आया है, ये आ गया E इक्वलेंट बराबर E1 R2 अपॉन प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R1 R2 से दोनों दाईं तरफ जो संख्या उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास में। हमने यहाँ पर क्या किया, केवल ये नीचे जो R1 R2 था इसको अंदर ले लिया और R1 प्लस R2 था इसको बाहर ले लिया, तो ये समीकरण हमारे पास में आगे जो हमने लिखी थी। अब अगर इस समीकरण को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हमारे पास में जो R1 R2, हमारे पास में जो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है, ये हमने पहले निकाला हुआ है, ये रहा यहाँ पर, आप ध्यान से देखो, ये रहा, सॉरी यहाँ पर किसके बराबर है, R इक्वलेंट के बराबर है, R इक्वलेंट के बराबर है, तो हम यहाँ पर ये रख देते हैं इस समीकरण में। हमारे पास में अभी समीकरण उपलब्ध है E इक्वलेंट बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, एक पद तो इसमें ये है और दूसरा पद हमारे पास में है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये जो दूसरा पद है जो इससे गुणा हो रहा है ये R इक्वलेंट के बराबर है। तो अब समीकरण क्या बन गया हमारे पास में, E इक्वलेंट बराबर E1 R2, ओ सॉरी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, यहां पर यहां अंदर आएगा R1 इंटू R2, R1 इंटू R2, क्योंकि R1 R2 को अपन अंदर ले आए थे। तो R1 E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, ये तो एज इट इज है, और इस पूरे की जगह क्या जाएगा, R इक्वलेंट। ये यहाँ इसके साइड में जगह नहीं थी इसलिए मैंने लेफ्ट में इधर नीचे लिख दिया, पर ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास में राइट में जो बचा हुआ है उसको हम सेपरेट करने वाले हैं। इसको अपन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ये जो संख्या है इसको सेपरेट करेंगे। तो देखो क्या आएगा, E इक्वलेंट बराबर पहला पद E1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस दूसरा पद E2 R1 अपॉन R1 R2, और इस पूरे कोष्टक से कौन गुना होगा, R इक्वलेंट गुना होगा। जो कट रहा है उसको काट दो, देखो R2 से R2 कट गया और यहाँ R1 से R1 कट गया, क्या बच गया हमारे पास में, हमारे पास में जो बचा हुआ है उसको हम लिख देते हैं। तो हमारे पास में ये बचा हुआ आ गया E इक्वलेंट बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इंटू R इक्वलेंट, ठीक है। अब ये देखो, अब इसमें एक रिदम आ गया, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक रिदम है। क्या रिदम है इसमें,
2 सेल है तो E1/R1 प्लस E2/R2 आ रहा है, और 3 सेल होते तो कोष्टक के अंदर क्या जाता, E1/R1 प्लस E2 प्लस E3/R3 आ जाता, और 4 सेल होते तो E4/R4 भी ऐड हो जाता, n सेल होते तो n सेल होते तो ये n तक हो जाता। लेकिन हर बार एक बात और ध्यान रखना, हर बार इस R इक्विवेलेंट का मान भी चेंज हो जाएगा। 2 सेल होंगे तो 2 सेल के हिसाब से R इक्विवेलेंट आएगा, 3 सेल होंगे तो 3 के हिसाब से आएगा, n सेल होंगे तो n सेल के हिसाब से आएगा। तो अगर मैं यही समीकरण n सेलों के लिए लिखना चाहूं तो किस प्रकार से लिख पाऊंगा, हमारे पास में E इक्विवेलेंट का जो मान होगा n सेलों के लिए वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। n सेलों के लिए हो जाएगा E इक्विवेलेंट बराबर E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 एंड सो ऑन प्लस En/Rn। ये तो वही कोष्टक के अंदर की बात, और बाहर क्या रहेगा, R इक्विवेलेंट। और इस R इक्विवेलेंट का मान कितना रहेगा, तो ये हम पहले निकाल चुके हैं। R इक्विवेलेंट का मान इस समीकरण से 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस समीकरण से निकाला जा सकता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि सारे के सारे सेल बराबर प्रतिरोध के होते, ये तो हमने सारी चीजें निकाल ली, V इक्विवेलेंट का मान निकाल लिया, I का मान निकाल लिया, R इक्विवेलेंट का मान निकाल लिया और E इक्विवेलेंट का मान निकाल लिया। अब हम विशेष कंडीशन ले रहे हैं कि सारे के सारे सेल ये सारे के सारे सेल एक समान प्रतिरोध वाले होते तो हमारे पास में आता 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस एंड सो ऑन। ऐसा कितनी बार हम करते, n बार लिखते। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाता हमारे पास में, 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाता n इंटू 1/R या n/R। n बार जोड़ दो इसको, ठीक है, जैसे x को n बार जोड़ते तो nx आता है, वैसे 1/R को n बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, n इंटू 1/R, और इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा n/R। तो ये हमारे पास में आ गया यहां से n/R। अब इसको उल्टा कर दो तो R इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा आपके पास में R/n। ये हमारे पास में आ गया, ये तो हो गया आंतरिक प्रतिरोध का मान। अब अगर आपको कहे कि तुल्य विद्युत वाहक बल का मान निकालो, जब सारे के सारे सेलों का विद्युत वाहक बल बराबर है और आंतरिक प्रतिरोध बराबर है तो तुल्य विद्युत वाहक बल हम निकालते हैं। क्या आएगा हमारे पास में, सूत्र है हमारे पास में E इक्विवेलेंट बराबर, पहले सेल के लिए E1 की जगह आ जाएगा E/R, दूसरे के लिए आ जाएगा E/R, तीसरे के लिए आ जाएगा फिर से E/R एंड सो ऑन प्लस E/R। ये कितनी बार आएगा, n बार, और बाहर कौन गुणा होगा, R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, अब देखो अंदर n बार E/R है तो n बार E/R को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू E/R। जैसे x को n बार जोड़ो तो nx हो जाता है, n इंटू x। वैसे ही x की जगह यहां पर कौन है, E/R है, तो n इंटू E/R। ये तो हो गया कोष्टक के अंदर की राशि। अब बाहर क्या है, R इक्विवेलेंट, इसका मान अभी अभी हमने निकाला। R इक्विवेलेंट का मान कितना होता है, R/n, n सेलों के लिए एक जैसे विद्युत वाहक बल वाले हो तो देखो R से R कट गया, n से n कट गया, आपके पास में क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट बराबर n बराबर E इक्विवेलेंट E। तो इससे क्या पता चला, अगर n सेल एक समान विद्युत वाहक बल के जुड़े हुए हो तो उन सबका विद्युत तुल्य विद्युत वाहक बल जो होता है वो एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कुछ विशेष चीजें निकाली हैं। अब यहाँ पर जो समीकरण हमारे पास में आया था उस समीकरण में थोड़ा बस 2-5 मिनट की बात और है और ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। जो समीकरण हमारे पास में शुरू आया था वो क्या था, V इक्विवेलेंट बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। जितना विद्युत वाहक टर्मिनल वोल्टता सेल के सिरों पर होगी उतनी ही टर्मिनल वोल्टता ये जो नीचे प्रतिरोध जुड़ा होता है इसके सिरों पर भी होगी। और प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन का जो मान है वो हम सब जानते हैं कितना होता है, I इंटू R के बराबर। तो V इक्विवेलेंट की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पर I इंटू R, ये I इंटू R। अब ये जो I R इक्विवेलेंट है इसको लेफ्ट में लेके जाओ तो आपके पास में हो जाएगा I R प्लस I इंटू R इक्विवेलेंट
बराबर E इक्वलेंट, दोनों में से लेफ्ट वाले जो दोनों पद है उनमें से I कॉमन आ गया, I कॉमन आ गया तो अंदर रह गया R प्लस R इक्वलेंट बराबर E इक्वलेंट, और ये जो R प्लस R इक्वलेंट है इसको नीचे ले जाओ तो I बराबर हो जाएगा E इक्वलेंट अपॉन R प्लस R इक्वलेंट, जहां पर E इक्वलेंट का सूत्र पीछे हम पढ़ चुके हैं, R इक्वलेंट का सूत्र सर ये ये तो भी पहले पीछे हम पढ़ चुके हैं, पहले हाँ पढ़ चुके सेम ही हैं। आया है, लेकिन इसमें एक खास बात है। खास बात क्या है? जो हमने पहले पढ़ा था उस पहले वाले में E इक्वलेंट के लिए जो हमने श्रेणी क्रम वाला पढ़ा था उसमें E इक्वलेंट का मान हमारे पास में क्या आता था, E1 प्लस E2, 2 सेल होते तो, प्लस E3 प्लस E4 इस तरीके से n सेल के लिए। लेकिन यहां पर E इक्वलेंट का मान अलग है। जो हमने पहले पढ़ा था उसमें R इक्वलेंट के लिए सूत्र अलग था, ये जो पढ़ा इसमें R इक्वलेंट के लिए सूत्र अलग है। इसका फॉर्मेट वैसा का वैसा है लेकिन मान अलग अलग है। फॉर्मेट तो बिल्कुल वैसा के वैसा है जैसे पहले था, लेकिन मान अलग अलग है। अब यहां पर हम एक और लास्ट कंडीशन ले रहे हैं कि अगर सारे सेलों के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध सेम हो तो इस I का मान कितना होगा। तो सूत्र में हम क्या करेंगे, सूत्र में हम मान रख देंगे E इक्वलेंट का I बराबर, E इक्वलेंट का मान हमने देखा था कितना आया था, सारे सेलों के विद्युत वाहक बल बराबर हो तो E आया था, R की जगह R है, प्लस ये जो R इक्वलेंट है इसका मान कितना आया था, R बटा N। और ठीक है, और वो अब ये जो नीचे वाली राशि है इसका एलसीएम ले लो तो आपके पास में क्या आएगा, R I बराबर E अपॉन एलसीएम लिया दोनों का N आ गया। इस R के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया, N में 1 का भाग दिया, N बार गया और N को R से गुणा कर दिया तो NR। ये तो आपके लिए बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला, ये जो N है इसको ऊपर लेके चले जाओ तो I बराबर क्या आ जाएगा, NE अपॉन NR प्लस R। तो इस तरीके से हम I का मान निकाल सकते हैं। अब देखो I का समीकरण भी आ गया हमारे पास में E इक्वलेंट का समीकरण भी आ गया, V इक्वलेंट का भी आ गया, R इक्वलेंट का समीकरण भी आ गया और स्मॉल r का भी। परीक्षा में आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसा एक डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है कि भाई सेलों के समांतर क्रम का डेरिवेशन लिखो। आपसे क्या कहेंगे, सेलों के पाशरुक्रम में पाशरुक्रम के तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, या लिख देंगे तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य टर्मिनल वोल्टता, तुल्य धारा और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। या कोई न्यूमेरिकल दे देंगे जिसमें 2 सेल 3 सेल जुड़े हुए दिखेंगे आपको, और उन 2 सेल 3 सेलों के जो टर्मिनल वोल्टताएं हैं या तुल्य विद्युत वाहक बल है वो आपको ज्ञात करने रहेंगे।